पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 5 जिलों में नहीं बंट पाई निशुल्क पुस्तकें, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले में जांच पूरी, आखिर कब तक होगी कार्यवाही। अल्मोड़ा में ईंट से भरा ट्रक घर की छत पर जा गिरा, हादसे में एक की मौत। डॉक्टर के इंकार पर फार्मासिस्ट बनी देवदूत, एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट ने कराया प्रसव। अल्मोड़ा की युवती ने अलकनंदा में लगाई छलांग, जल पुलिस ने बचाई जान। एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर जनता के सामने आई है। ताजा मामला श्रीनगर का है। यहां अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में एक युवती ने छलांग लगा दी। कुछ देर तक तो युवती डूबती रही, लेकिन थोड़ी देर में युवती बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी, जिस पर वहां श्रीनगर परियोजना में कार्यरत लोगों की नजर उस युवती पर पड़ी। तत्काल वहां तैनात कर्मियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जल पुलिस पीएससी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और झील में तैरते हुए पुलिस के गोताखोरों ने युवती को डूबने से बचाया और उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। युवती मूल रूप से अल्मोड़ा के खजाची मोहल्ले की रहने वाली है। युवती की उम्र 24 साल बताई जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व युवती गढ़वाल विश्वविद्यालय में ही पढ़ती थी। यहाँ वो विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन में भी सक्रिय थी। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया था। फिलहाल युवती को इलाज के लिए पेश अस्पताल भर्ती कराया गया है। मिली 8:25 पे, जिससे हम अपने निजी वाहन से तुरंत ही पहुंच गए थे। राफ्ट ले जाते तो काफ़ी वक्त लग जाता इसमें, तो हम बिना राफ्ट के ही लाइफ जैकेट पहनी 3 आदमी नदी में कूदे। हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, एससीपी उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे। तो लड़की हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया और लड़की को निकाला गया और 108 के द्वारा हॉस्पिटल। उद्यान विभाग के निदेशक पर कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भी कई सवाल उठाए हैं। उद्यान और प्रसंस्करण विभाग के निदेशक एचएस बवेजा पर घोर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवी दीपक करगेती ने उद्यान और प्रसंस्करण विभाग के निदेशक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में निदेशक पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। हिमाचल प्रदेश शासन की ओर से सतर्कता विभाग की संस्तुति पर भ्रष्टाचार के आरोप पत्र जारी हो चुके हैं। उनका आरोप है कि जेल जा चुके वरिष्ठ IAS रामविलास यादव की तर्ज पर उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर बवेजा उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कि आखिर उत्तराखंड सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों रहना चाहती है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया हो, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आप बनाकर रखते हैं, उसको खुली छूट देते हैं, कोई उसके ऊपर सुपरविजन नहीं करता और वो कभी एप्पल फेस्टिवल के नाम पर, कभी दूसरे फेस्टिवल के नाम पर इतने पैसे निकाल लेता है, जिससे पूरा आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही खोखला कर दिया गया है। आज चौतरफा वो अधिकारी घिर रहा है, लेकिन मंत्री का क्या? उस मंत्री का क्या जिसको निगरानी के लिए या जिसको चौकीदार के रूप में वो विभाग सौंपा गया था? क्या उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती? क्या उसकी जवाबदेही कुछ नहीं बनती? कोई आंसरेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होगी कि अधिकारी ये आखिर किसके संरक्षण में कर रहा था? कैसे कर पाया? इतने बड़े घोटाले को अंजाम अधिकारी तभी दे सकता है जब मंत्री का संरक्षण उसको प्राप्त हो। ऐसे में अगर वो सवालों के घेरे में अधिकारी बावेजा है, डायरेक्टर है, तो फिर मंत्री महोदय भी बचने नहीं चाहिए। जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि देहरादून में हुई भर्ती की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि अब शासन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्णय लेगा, ताकि साथ ही डीसीबी के कार्मिकों और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों को आशंका है कि ये जाँच रिपोर्ट दबा दी जाएगी। उनका कहना है कि सचिव ने 15 दिन में जाँच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए थे, मगर 2.5 महीने बाद भी जाँच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। इस बीच सहकारिता सचिव समेत कई अधिकारी बदल दिए गए। ऐसे में ये प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में उच्च स्तरीय व्यक्तियों के लिप्त होने पर जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार और त्रिवेंद्र रावत के प्रकरण को छात्रों को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस किया गया था, जिसे अब छात्रों को नजीर के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकरण के हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से सड़कें खूनी हो रही हैं। देर रात भी अल्मोड़ा के बाड़ेछीना इलाके में ईंटों से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे एक मकान की छत पर जा गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे दबे व्यक्ति का शव क्रेन और जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया, जिसे टीम ने जिला पुलिस को सुपुर्द किया। रुद्रप्रयाग में सियासी घटनाक्रम के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह के खिलाफ हुए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग का कार्यभार संभालेंगे। इसके लिए पंचायती राज निदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह पर अन्य सदस्यों ने विश्वास में न लेने और मनमानी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब सुमन तिवारी रुद्रप्रयाग के नए जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। अनिश्चितकालीन धरने के 13वें दिन सभी आंदोलनकारियों ने एफआरआई को बचाने के लिए पर्यटकों से भीख मांगी। दान पात्र में जो भी पैसा एकत्रित होगा उस पैसे को डायरेक्टर एफआरआई रेवेन्यू अकाउंट संस्थान को भेंट किया जाएगा। कल से सभी आंदोलनकारी पंडित वाड़ी बाजार में भीख मांगेंगे। देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, उसका भी संज्ञान भारत सरकार ने लिया था, लेकिन क्या एफआरआई संस्थान भारत सरकार से भी ऊपर है? जो आज 13 दिन बीत जाने के बाद भी रात दिन आंदोलनकारी धरना स्थल पर डटे हुए हैं, लेकिन एफआरआई प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। पंटवारी में एफआरआई के लिए भीख मांगी है, सभी साथी हमारे साथ में हैं और ये जो भीख है ये सिलसिला तब तक मांगने का जारी रहेगा और ये डोनेशन बॉक्स बाकायदा सील किया गया है। इस बॉक्स के अंदर जो भी पैसा एकत्रित होता है उस पैसे को हम एफआरआई के डायरेक्टर महोदया के जो अकाउंट है उसमें डालेंगे, लेकिन ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक एफआरआई संस्थान जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जब तक जो है वो बाहर नहीं आती है आर्थिक तंगी से। आज हमने पंडितवाड़ी में भीख मांगी है, बहुत जल्दी हम लोग सभी आंदोलनकारी गांधी पार्क के मुख्य गेट पर भीख मांगने के लिए जाना। नरेंद्र नगर विधानसभा के पट्टी दोगी की 27 ग्राम पंचायतों की वर्षों से लंबी ज्वलंत समस्याओं को लेकर केंद्रीय स्थल गुल्लर में क्षेत्र के युवाओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। साथ ही समस्याओं के निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल भी यही मई जून जुलाई के टाइम पे हमने क्षेत्र में नेटवर्क को लेके, जल संकट को लेकर के, अस्पतालों में जो व्यवस्था बिल्कुल बुरी कदर फेल हो रखी है उसको लेकर के हमने धरना दिया था 11 दिन का और 3 दिन का, और सरकार के हर विभागों से हमने पत्राचार किया था। उसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। ये केवल नेता चुनाव के टाइम पे इन मुद्दों को लेकर के अपना मुद्दा बना के चुनावी रोटियां सेकते हैं, लेकिन चुनाव निपटने के बाद 5 साल बाद इनको फिर जनता की याद आती है। आज भी दोगी पट्टी कई वर्षों से इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। उत्तराखंड बनने के वर्षों बाद भी दोगी पट्टी में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल संकट अभी भी बरकरार है। सरकार के लिए सिर्फ यह चुनावी मुद्दा है। इन सब परेशानियों को लेके हमारी यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी ओर ध्यान दे। पेयजल के लिए सरकार ने सुरुचि परियोजना चलाई जो पूरी तरह फेल है। नल तो बिछ गए लेकिन अभी उनमें जल का कोई पता नहीं है। सरकार सारा पैसा ठेकेदारों को देके ठेकेदार डकार गए और अभी पानी के लिए सब तरस रहे हैं। पट्टी दोगी विकास संघर्ष समिति के द्वारा गुल्लर घाटी में स्थानीय मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक आहूत की गई। बैठक में संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा क्षेत्र की तमाम समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नेटवर्क की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि जहां एक और सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, वहीं इसके विपरीत पट्टी दोगी क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इससे स्कूली बच्चे भी अवश्य ही प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाउकी देवी राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर स्थापित है, वो लगभग 20 वर्ष पूर्व यहाँ पर बन चुका था, लेकिन आज तक इस विद्यालय में गणित जैसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उन्होंने कहा
यथाशीघ्र इस विद्यालय में ऐसा महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर लाया जाए और यहाँ की जो पठन पाठन है भली भांति चल सके और यहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इनका और सरकार अपना ध्यान दे। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो ये लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज की सोनला ग्राम पंचायत में वन महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। वन क्षेत्र अधिकारी भगवान सिंह परमार ने कहा कि जंगलों को बचाने और आगे बढ़ाने में ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मौके पर वृक्षारोपण कर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और चमोली रेंज के सभी अधिकारी पहुँचे थे। तो वन क्षेत्र अधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित समस्त वन विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, जिन लोगों ने मुझे यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और हम देखते हैं कि हर वर्ष वन विभाग द्वारा ये वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। सभी कर्मचारी वन विभाग के बहुत ही ज़ोर शोर से, ईमानदारी से मेहनत करके अनेक प्रकार के वृक्षों का रोपण करते हैं वनों में, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तराखंड के वन अत्यंत ही समृद्ध हैं। वृक्ष, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवनदायी है, वृक्षों के बिना जीवन नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल वन विभाग के लिए बल्कि एक हम सभी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी को अपने स्तर पर ही वृक्षारोपण करना चाहिए। 1 से 7 जुलाई तक जो है हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है जंगलों में जो है सर्व कार्यक्रम करते हैं ताकि जंगलों में हरियाली जो है कायम रहे। इसके लिए जो है हम लोग जो है व्यापक स्तर पर जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। प्रतिवर्ष हम बनाते हैं। सर, किस किस चीज़ के पेड़ बोए लगाए गए आज यहाँ पर जो है वर्तमान समय में जो है हमने जो है आंवला, पचना, हरियाणा, काफल आदि प्रजाति के अधिक से अधिक वृक्ष लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कम करने की कोशिश करें और ऑक्सीजन बढ़ाने की पूर्ण प्रयास करें। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली ने फिर शर्मसार किया है। रविवार के दिन प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में इलाज नहीं मिला। नवजात का पैर बाहर निकलकर नीला पड़ चुका था। डॉक्टरों ने यह कहकर प्रसव कराने से इनकार कर दिया कि बच्चे की धड़कन बंद है। बाद में रानीखेत ले जाते समय एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट सरिता खम्पा ने किसी तरह सुरक्षित प्रसव करा लिया। इसके बाद जच्चा बच्चा को फिर से CSC ले जाया गया। CSC के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का पैर बाहर निकला था। पैर बाहर निकलने के साथ ही वो नीला पड़ चुका था। बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में गर्भवती की जान बचाने के लिए तुरंत बाहर भेजा जाना जरूरी था। गर्भवती की सास तारा देवी और रिश्तेदार लीला देवी ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों से काफी विनती की थी, मगर डॉक्टरों ने एक न सुनी। एम्बुलेंस की फार्मासिस्ट सरिता खम्पा नहीं होती तो जच्चा बच्चा दोनों की जान आफत में थी। सरिता उनके लिए धरती की असली भगवान साबित हुई। एम्बुलेंस की फार्मासिस्ट सरिता खम्पा ने आरोप लगाया कि CSC में डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो थोड़ा रुचि लेते तो बच्चे के पैर अंदर डाल सकते थे, लेकिन लटकते पैरों में ही रेफर कर दिया गया, जो उचित नहीं था। रुद्रप्रयाग में 2 महीने की नौकरी के बाद अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने के आक्रोशित PRD जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर बवाल काटा और विभाग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। PRD जवानों ने आरोप लगाया कि जब उनकी जरूरत थी तब उन्हें तत्काल नौकरी पर लगा दिया गया और अब बिना पूछे ही उन्हें निकाल दिया गया है। वहीं जब इस संबंध में अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी से जानकारी ली तो उन्होंने मामले को हल्के में लेते हुए कहा कि PRD जवानों ने मांग पत्र दिया है, जिसे देख लिया जाएगा। अगर चाचा, ताऊ, बोडा, बोडी, काका, काकी अगर इस विभाग में होते, कहीं युवा कल्याण में होते, हम परमानेंट नौकरी पे रहते। हमारा कोई नहीं है तो हम ऐसे ही हैं। 2 महीने का नौकरी दे दिया, उसमें भी हमें रोजगार दिया, उसका भी तनख्वाह नहीं है और बिना कारण नोटिस बताए हम बाहर कर रखे हैं। कितने महीने की? हमें रीजन, हमें 2 महीने का। हमें दिक्कत ये नहीं है हमको बाहर किया, हमें दिक्कत ये नहीं है हमको रोजगार नहीं दिया। हमें दिक्कत ये है जो 110 आदमी की जो लिस्ट बनी है वो किस बेस पे बनी है, हमको उसका कारण चाहिए। क्या चाह रहे हैं? हमें बाहर क्यों किया, हम वो चाह रहे हैं और हम रोजगार चाह रहे हैं। और चाहेंगे क्या सर, बच्चे पालने हैं, हमको रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए आदमी का, और ख्वाहिश क्या रहती है? रोजगार चाहिए। आप लोग भी मीडिया को लेके, कैमरा लेके घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं? आपको भी रोजगार चाहिए।
आपके इसमें रोजगारी है, तो हमें बिना बताए बाहर किया है और बिना तनख्वाह दिए हुए। हमारा वहाँ पे कोई चाल बचा रहे ना कोई कर्मचारी रिश्तेदार है, तो सर हमारे पैसा ना हमारे घी की मारी है, हमारा घर फिलहाल है। अच्छा। वो हमारे बाहर देते नहीं, हम कुछ लेने का लगा है। सर मैं एक पेशेंट भी हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मैंने DO को भी बताया कि ऐसी समस्या है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए, 50,000 के पेशेंट भी मंगा रहे को तो काय मिला नहीं है, और दवाई खत्म हुई है मेरी। क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? मांग क्या कि रोजगार चाहिए हर हाल में, हम मांग करते तो हमारे साथ ऐसा धोखा किया जाता है। तो आपका ये भी मानना है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार के बाद बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। सर हमारी समस्या ये है कि क्या आप लोगों के या 2 महीने की तनख्वाह में क्या साल भर का रोजगार चल सकता है? हम लोगों को तो आज थी कि या 6 महीने का रोजगार मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई हम तुम्हें 10 महीने का रोजगार दें, लेकिन यहाँ 10 महीने क्या या 2 महीने में हमें हटा दिया है। कितने लोगों को हटाया है? 90 लोगों को हटाया सर, 90 लोगों को हटाया। कोरोना काल से हमें मात्र 25 दिन हमने नीचे में ड्यूटी की थी और 5-6 दिन हमने उसमें इलेक्शन में ड्यूटी की। उसके बाद 2 महीने यहाँ के। क्या इस 3 साल में हम 2 महीने में बाल बच्चों को पाल सकते हैं? कैसे करके हम अपना घर चलाएंगे? दुनिया भर का कर्जा हो रखा है, या तो हम आत्महत्या करेंगे या तो हमें नौकरी चाहिए। सैलरी भी नहीं मिली अभी? तो कुछ नहीं सर, कर्जा हो रखा है ऊपर मेस वालों का, वहाँ भी लिखित हो रखा है, मेस में भी लिखित हो रखा है कि अगर आप हम ये पैसा नहीं देते हैं हम आपके प्रधान को इस लेटर को भेजेंगे और आप बेइज्जती हमारी वहाँ भी होगी, माना नहीं हमारा वहाँ भी नुकसान हो जाएगा, गाँव में भी। किया गया है, इनके अधिकारियों ने इनके जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से निकाल दिया गया है, तो उनके द्वारा जो पत्र दिया गया है मैं दिखवा दूँगा क्या है। सुतारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्र की आशा कार्यकर्तियों ने एकत्रित होकर उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार और ओवर वर्कलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्र की आशाओं ने शिकायत करते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में आमतौर पर 2 एएनएम कार्यरत रहती हैं, लेकिन इस समय एक एएनएम को शक्ति फार्म के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और एक एएनएम जो इस समय कार्यरत है उसका भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिस कारण से नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में खासी दिक्कत आ रही है और समय से महिलाओं और शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और क्षेत्र में टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ आशा कार्यकर्तियों ने मौजूदा समय में तैनात एएनएम पर उनके साथ बदतमीजी करने और गलत बोलने और उनसे अतिरिक्त काम करवाने का भी आरोप लगाया है। ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य सर को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों के टीकाकरण कराने में, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने में। यहाँ पे एएनएम कार्यरत नहीं है, जो एक एएनएम है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो कभी टीकाकरण में आती हैं कभी नहीं आ पा रही हैं और उसकी वजह से फील्ड वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ बिल्डिंग काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम वहाँ चढ़ाया जाता है गर्भवती महिलाओं का और उनको टीका लगाने के लिए हमें ऊपर भेजना पड़ रहा है, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और काम करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आश्वासन अभी ये मिला, सर बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हमने रुद्रपुर बात करी है, ज़िले में बात करी, यहाँ दूसरी एएनएम जल्द ही मतलब हो जाएगी, लेकिन जब तक के लिए हमें यहाँ काम चाहिए और हमें जब तक के लिए चाहे दूसरी एएनएम कहीं से भी करके लगाएं, हमें एएनएम चाहिए। आगे और भी लगातार जैसे जो एएनएम का कार्य होता है, रजिस्टर वगैरह में जो नाम चढ़ाए जाते हैं वो हम लोग करते हैं, आशा होने के नाते हमें एएनएम का कार्य भी करना पड़ रहा है और जिससे कि हम लोगों को कोई उतनी पेमेंट नहीं मिल रही है। हम फील्ड से बच्चे बुलाएं, गर्भवती महिलाओं को बुलाएं, यहाँ पे काम करें, काफ़ी परेशानी हो रही है। अब 2006 में हमारी उम्र कितनी होगी, आज हमारी उम्र कितनी हो, आज ये कहना है जिन आशाओं की उम्र ज़्यादा हुए उनको निकाल दो। ये खुद संविदा में है और खुद अपना बेड रेस्ट में है। अगर ये आशाओं को मतलब ज़रा उम्र ज़्यादा होने में निकलेंगे तो फिर इन्होंने भी घर में रहना चाहिए। मेडिकल में ये यहाँ क्यों आ रही है और धमकी दे रही है मैं साइन नहीं करूँगी। अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ऑपरेशन पीछे कर दिया, पोलियो की ड्यूटी करी मयंक सर और उनको पूछ लीजिए आप। और मेरा ऑपरेशन हुआ 13 दिन हुए थे और इन्होंने कहा कि हेमंती नेगी हॉस्पिटल नहीं आ रही, इनके मारे मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और मेरे पेट में इतनी सूजन हो गई, मैं चलना फिरना बंद हो गया। 1 हफ्ते तक मैं सांस ले पाई और मुझे बहुत परेशानी हुई। अब मजबूरी ये है कि साइन नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा और पैसा हमारा आता नहीं है टाइम से। हम क्या करें, हम इन्हीं लोगों के नीचे दबे हैं, जहाँ है हमारी बात दबाई जाती है और आगे हमारी कोई बात बढ़ाई नहीं जाती है और फिर क्या करें, किसके पास जाएँ, इसलिए हम बहुत मजबूर हैं।
NH और नगर पालिका गोपेश्वर चमोली की साठगांठ से चमोली बस स्टेशन से अपर चमोली जाने को रास्ता बनाया गया है, जो कि काफी खतरनाक बना हुआ है, जिसको चढ़ने में बीमार और बुजुर्ग लोग अपने को काफी असहज महसूस करते हैं। साथ ही इस सीढ़ी पर जो सेफ्टी के लिए लोहे की सरिया बाढ़ के लिए लगाई गई है, बहुत ही गैर जिम्मेदारान तरीके से लगवाई गई है, क्योंकि कभी भी भूलवश किसी ने इस सरिया की आड़ लेकर अंगड़ाई ली तो उसे चोट लगना सुनिश्चित है। इस रास्ते का उपयोग अपर चमोली के तहसील और दसूली ब्लॉक को जाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक PSC भी है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं और आम मरीजों की भी जांच होती है, लेकिन रास्ता और सीढ़ियाँ ठीक न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार का आज पता नहीं क्या हिंसा है, क्या है, जनता की सोच कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को देख रहे और जनता को नहीं देख रहे। ये रास्ता ठीक बना है नहीं बना? नहीं बना है सर, रास्ता देख रहे सामने दिखाई दे रहा है, जाने में कितनी कठिनाई आ रही है, हम बुजुर्ग लोग हैं। अपर मुख्य सचिव और अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तराखंड शासन आनंद वर्धन ने जोशीमठ नगर पालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। नगर पालिका को सफाई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना को समय रहते हुए पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। देश में जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के मुख्य गेट के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर ब्लॉक कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों का कूड़ा करकट सीधे ब्लॉक गेट के पास बिखेर दे रहे हैं, जिससे यहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। गंदगी होने के कारण बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। व्यापार मंडल महामंत्री सुनील भट्ट, व्यापारी अकबीर पवार ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ब्लॉक मुख्यालय के मुख्य बाजार के लिए कूड़ा वाहन गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जिससे कूड़े को निर्धारित स्थान पर डाला जा सके। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के आदेश किए गए थे, लेकिन अब प्रदेश में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के कई जनपदों में ये पुस्तकें नहीं बंट पाई है, जिस पर कांग्रेस ने अब प्रदेश सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ बयानवीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानवीर सरकार है, घोषणावीर सरकार है, आडंबर और प्रपंच की सरकार है। बातें इनसे बहुत बड़ी बड़ी बनवा लो, लेकिन धरातल पर इनकी कोई योजना, कोई नीति अपने स्वरूप में नहीं आती। ऐसे में जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, नया सेशन शुरू हो चुका है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी किताब वितरित नहीं की गई है, जिसका वादा छोटे नौनिहालों से किया गया था। ऐसे में माता पिता अभी भी बाट जोह रहे हैं कि जो किताबें बच्चों को वितरित होनी थी सरकार की तरफ से, वो अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी दूसरे कामों के बजाय अगर शिक्षा को प्राथमिकता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।